हाँ जी बच्चों, DSSB का एग्जाम पास में है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां? अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस करते रहना। जीके का सेक्शन कैसा कवर कर रहे हो? बिकॉज ये जो क्लास है ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। जनरल सेक्शन में आपका कवर कर रही हो भाई ठाकुर मैम के। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे तो बहुत बच्चों की डिमांड थी मैम प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, जीके क्वेश्चन करवाइए, कंटेंट बताइए। तो मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, उसके साथ साथ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती हूँ कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है और इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है। बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा बट उससे रिलेटेड कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा, उसकी तो 80 से 90% चांसेस है। तो थैंक्स टू विनय कक्षा प्लेटफॉर्म, विनय सर, जिन्होंने ये फिल्टर्ड कंटेंट सर्च आउट करके हमें प्रोवाइड किया है। ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस 7 लेक्चर चल चुके हैं। होप सो आप सारे वो आपने देखे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किसने करवाया था? भारतीय उपभोग परिषद ने करवाया था। और किसके साथ मिलकर करवाया था? स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। तो ये कहाँ करवाया था? उससे पहले ये जान लो कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्यों पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इस संस्था ने करवाया था। तो ये जो CII है, इसे इंग्लिश में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक NGO है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है। तो इसका काम क्या है? बिकॉज जैसे इसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री के लोगों को क्या करवाती है? कंपटीशन कैसे बढ़ाएं, वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं, अपनी एफिशिएंसी काम करने की कैसे बढ़ाए, उस पर पॉलिसी बनाना, ठीक है, उस पर गाइडेंस देना, वो सब चीजें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज को। तो इन्होंने मिलकर एक समिट ऑर्गेनाइज कराया होगा जो कि डिजिटल हेल्थ पे था। तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था? गोवा में कराया था। तो CII का नाम याद रखना, इसका रोल क्या है ये याद रखना, क्या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है ये याद रखना। ठीक है, ये तो 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपका अभी CIA का क्या इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग, लद्दाख में फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। तो देखो अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? लद्दाख इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं, बिकॉज फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ? लद्दाख में। लेकिन जो इंडिया का फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन था वो कहाँ पे बना था आपका? आंसर पता चल गया होगा, केरला में बना था। ठीक है, केरला में कौन सी जगह थी आपकी? इसको ऐसे लिखेंगे कोसी, आगे आएगा आपका कोड, कोझिकोड बनी थी। और कब बना था ये? 1973 में बना था। और ये जो पुलिस स्टेशन इसकी जो बात हो रही है ये तो आपका 2023 की बात हो रही है। ठीक है, लद्दाख में बना था। तो फर्स्ट एवर पुलिस स्टेशन बना था, कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट सही लिखा है। आगे जो लिखा है कि ये जो स्टेप था ये इसलिए लिया गया था टू एम्पावर वुमेन एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। क्या वुमेन पुलिस स्टेशन इसलिए बनाया होगा ताकि वुमेन को एम्पावरमेंट मिले और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए? तो हाँ, दोनों के दोनों कथन सही है बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि पहला पुलिस स्टेशन याद रखना केरला में, कोझिकोड में। अगला भारत जीपीटी पे क्वेश्चन आया। इससे पहले जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करे उसमें भी AI से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन, देखो AI से रिलेटेड बहुत चीजें आ रही है दिन भर, लेकिन आपको कौन सी चीजें याद रखनी है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें रोल है। तो ऑब्वियस ये भारत जीपीटी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलके? रिलायंस के साथ मिलके अपना ये AI प्रोग्राम लॉन्च किया। और इसका ये बहुत यूज भी चल रहा है और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी इसे यूज कर रहे हैं। इसका काम है क्या? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, भाषाओं को कन्वर्ट करने के लिए। इसमें वो धीरे धीरे इंडिया की जितनी भाषा हो सकती है वो डालते जा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी बात है, कोई भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, वो इंडियन की लैंग्वेज में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप उसको तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, इन सब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसको वो LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो भारत जीपीटी का यूज तो ये है, ये यूज पता होना चाहिए। रिलायंस जियो के साथ मिलकर किस संस्था ने इसको बनाया था? क्या बेंगलुरु वाले ने, NIT या IIT या IISc? तो आपका IIT बॉम्बे के साथ मिलके बनाया था। फीमेल्स हैव हाउ मेनी कॉपीज? महिलाओं में जो X गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? तो आपने हमने 8th में पढ़ा था अपनी बायोलॉजी में कि आपके क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कोशिका के अंदर मिलते हैं। जैसे आपका एक सेल होता है कोशिका, उसके सेंटर में क्या होता है? बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में आपको क्या मिलता है? ऐसे देखते हैं तो ऐसे रोड लाइक,
क्वेश्चन आया भी हुआ है, पहले मैंने से बहुत क्वेश्चन करवाए हैं पिछले लेक्चर्स में। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस गुणसूत्र के अंदर ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो धागे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे क्रिस क्रॉस में बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके डीएनए। सुना है? डीएनए कहलाते हैं। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, आपका जो स्किन का कलर है वो कहाँ से मिला आपको? आपके पेरेंट्स के जीन्स की वजह से। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर एक होती है आपके फीमेल और मेल। मेल के अंदर आपको दोनों क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। तो जब फीमेल और मेल मीट करते हैं और अपने बेबीज पैदा करते हैं, तो फीमेल से एक क्रोमोसोम निकलता है और एक क्रोमोसोम मेल से। तो फीमेल से अगर एक्स निकला है और मेल से भी एक्स निकला है, तो क्या होगी? बेबी गर्ल होगी। ठीक है, और फीमेल से तो एक्स ही आएगा और मेल से अगर वाई आएगा तो क्या होगा? आपका बेबी बॉय होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स गुण सूत्र है उसका साइज बड़ा होता है वाई गुण सूत्र से। अब आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेबी होता है उसका जो जेंडर होगा, ठीक है, वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल? क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है? बॉय लड़का हुआ है, लड़की है, मेल रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि मेल के पास दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, वो एक्स, उसके थ्रू एक्स जाएगा तो गर्ल होगी, उसके थ्रू वाई जाएगा तो बॉय होगा, तो ऑब्वियसली मेल रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। तो कितने हो गए हमारे? फीमेल के अंदर सिर्फ दो होते हैं, दो। मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी दे दिया आगे की, और ये भी आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ। अगला, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे इज बाय। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। यानी क्या होता है? आप अपने क्या बनाते हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म, जीव जो इस धरती पे जिंदा है, वो क्या करता है? अपने जैसे और जीव बनाता है, बेबीज बनाता है, बेबीज बनाता है, उसको हम एक वर्ड से और जानते हैं ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। तो अपने जैसे और जीव बनाता है। अब आपने देखा होगा पौधा अपने जैसा एक नया पौधा बनाता है, तो बिल्कुल वो सिमिलर होता है, दिखने में सेम होता है। अब जैसे आप हो, क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? नहीं, हल्के से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं? सेम अगर आपने सेम हो तो यूजुअली आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा है आपने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेनली सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट। ठीक है, और अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि आपको पता है मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपने बेबीज क्रिएट करते हैं। और एक और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन करने का, वनस्पति। वनस्पति में क्या होता है? जैसे मान लो आपका कोई प्लांट का हिस्सा है, वो तोड़ दिया बीच में से, तो दो हिस्से हो गए। वो दो हिस्सों से फिर बाद में रूट निकलेंगे और वो एक पूरा प्लांट बना देंगे अपने जैसा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? वनस्पतिक वेजिटेटिव। कि जो उसके वेजिटेटिव पार्ट थे, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के, एक प्लांट के, उसने क्या करा? आगे जाके रिप्रोड्यूस किया। तो जो एल्गी होता है, जो शैवाल होता है, वो हल्की हल्की काई दिखती है, वो पानी के अंदर वो ऐसे ही पैदा होती है और ऐसे ही बढ़ती रहती है। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाती है। क्या देखा है ना? पानी में एक बार फैलना स्टार्ट होता है, कितनी फैल जाती है कि पूरा पानी ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये है। और आपने सुना होगा कि असेक्सुअल के दो होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन देखा है? डायग्राम पढ़ा था हमारा, एक सेल होता है, सेल के बीच का ऐसे न्यूक्लियस होता है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर वो आगे दो बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? फिजन हो रहा है, बाइनरी फिजन। और आपने वो भी सुना होगा बडिंग भी होता है। बडिंग में क्या होता है? एक मान लो एक हाइड्रा होता है, ध्यान रखना ये किस में होता है? अमीबा में होता है, और ये आपका हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में एक छोटा सा बड निकला, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर वो बिल्कुल टूट जाएगा, फिर वो आगे जाके अपना एक अलग से पार्ट बनाएगा। उसे क्या बोलते हैं? बडिंग हो रही है उस चीज के अंदर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ डिग्री ऑफ अवार्ड इन इंडिया? तो आपने देखिए पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री सबको मिलता है। तो ये डिग्री ऑफ अवार्ड है, फर्स्ट डिग्री ऑफ अवार्ड, सेकंड डिग्री ऑफ अवार्ड, थर्ड डिग्री ऑफ, फोर्थ डिग्री ऑफ। तो मैं आपको लाइन वाइज सारे बता देती हूँ। पहले में आपका भारत रत्न है, दूसरे में आपका पद्म विभूषण है, ठीक है, तीसरे में आपका पद्म सिर्फ भूषण है, और चौथे में आपका जो बच गया पद्म श्री है। तो आपको इसका आंसर मिल गया फोर्थ डिग्री ऑफ अवार्ड। क्या बताया मैंने? पद्मश्री। पद्मश्री इसका करेक्ट आंसर। चारों पता होने चाहिए आपको। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग जेल लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर? निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंदर जेल जैसा तरल होता है? तो कोशिका तो सेल जैसी होती है, सेल होता है, उसका कोई शेप नहीं होता।
सेंटर में ये कुछ डार्क जैसा सब्सटेंस होता है, यहाँ ये इसकी ये मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? झिल्ली। ठीक है, कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, CO2 कितनी बाहर आएगी नहीं आएगी, वो झिल्ली ध्यान रखती है। पानी अंदर जाएगा कितना, नहीं जाएगा। पानी मतलब H2O। अंदर यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा जल 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 होता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज होता है, C6H12O6। जब सांस लेते हैं तो ये इसके साथ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आप छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने मुंह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये कहाँ पे होती है? ये सारी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस बता देती हूँ। अभी इससे पहले हमने डिस्कस करा कि न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है? वो रोड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। तो सेंटर में जो थिक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये मैंने डायग्राम में बनाया, ऐसा गोल होता है। इस गोल पार्ट के अंदर ना एक यहाँ पे एक छोटा सा गोला जैसा कुछ प्रेजेंट होता है, थिक जैसा। वो क्या होता है? आपका न्यूक्लियोलस। ये क्या बनाता है? ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम एक सेल का पार्ट है, ऑर्गन का अंदर मिलता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो इतना ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। न्यूक्लियस कहाँ होता है और क्या करता है, बस इतना सा। सारे पार्ट्स के आंसर बता दिए मैंने आपको वन बाय वन। सिर्फ एक पार्ट डिस्कस नहीं करा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नोट्स के साथ रिवाइज करते रहना, तभी ताकि पेपर में जब सामने दिखा तो आपको क्लिक हो जाए बस कि क्या था इसका आंसर। एग्जैक्ट रट्टा मारने की नीड है, बट क्लिक हो जाए आंसर तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रही हूँ, जितना डायग्राम बना के हम सब पढ़ते हैं, समझते हैं, विजुअल के थ्रू हमें चीजें याद रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं भी पता होगा ना, मैं तुक्का भी लगाऊंगी तो भी इसी हो जाएगा। अब असमीज तो असम में ही बोली जाएगी ना, बंगाली तो वेस्ट बंगाल में ही बोली जाएगी। ठीक है, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तमिल, तमिल में बोली जाती है। और तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है, तो बच्चा हिंदी ना, तो हिंदी ही बोली जाती है उत्तराखंड में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताओ मुझे, डोगरी कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? मैथिली कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? असमीज का बताऊं और इसका बताऊं, वेस्ट बंगाल का, तो 1950 ही है इनका। ठीक है, इसका भी 1950 है। उसका बताओ मुझे, डोगरी और मैथिली का। इन विच ईयर तमिल डिक्लेयर वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज? अभी पिछला लेक्चर किया था, मैंने बताया था क्लासिकल वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है आपके जीके के लिए। शास्त्रीय संगीत पे क्वेश्चन था, इस पे शास्त्रीय भाषा पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल को कौन से साल में डिक्लेयर किया गया था? ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो तमिल का तो आंसर बिल्कुल 2004 है, सेकंड। ठीक है, फैक्ट है 2005 का बताओ। 2005 में किसको क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया? संस्कृत को। 2008 में दो लैंग्वेजेस थी, कौन सी? तेलुगु। और पीछे जो क्वेश्चन था वो क्लासिकल लैंग्वेज वाला ईयर नहीं पूछा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला था कि ऑफिशियल वाला जो काम होता है सारा वो उन लैंग्वेज में कौन से साल में माना गया था, उनका साल अलग है। और क्लासिकल लैंग्वेज कब माना गया, इनको शास्त्रीय वाली टैग कब दिया गया, तो ये आपका अलग साल है। तेलुगु को दिया गया 2008 में, फिर इसके साथ कन्नड़ को भी दिया गया 2008 में। 2013 में किसको दिया गया? मलयालम को। ठीक है, 2014 में कौन सी लैंग्वेज को दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का टैग? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। खुद तो कुछ थोड़ा सा सर्च करके पढ़ो, खुद सर्च करोगे एक बार, मारोगे गूगल पे तो आपको याद तो रहेगा कि हाँ भाई मैंने ढूंढा था, उसका आंसर अगर आ गया पेपर में कुछ तो क्लिक होगा। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऐप है, गूगल प्ले पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल, 1000 MCQ, 1000 EDM, 1000 फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम, बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। बहुत क्वेश्चन बुक्स पे आए हुए हैं, ऑथर्स पे आए हुए हैं, अवार्ड्स पे आए हुए हैं, म्यूजिशियंस पे आए हुए हैं। तो वो सारे फ्री PDF कंटेंट अवेलेबल है ऐप पे। ऐप डाउनलोड करो, आपको सामने ही रिसोर्सेज मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम पे रोज हमारे डिस्कशन हो रहा है, रोज क्विज डिस्कस हो रहा है, तो सब बच्चे वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास भी पर्सनल इंक्वायरीज आई थी, टेलीग्राम के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो, इंस्टा के थ्रू रीच आउट कर सकते हो आप मुझे। के तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो पढ़ रहे हैं और वो क्वेरीज भी क्लियर कर रहे हैं और रोज उनके साथ प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। आगे, रीड द फॉलोइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन सी। तो वाइटामिन सी क्या होता है आपका? एक विटामिन होता है, किसमें मिलता है आपको? जो खट्टे होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं
उनमें मिलता है यूजुअली, जैसे आपका वो हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया। तो विटामिन सी का काम क्या है, जब कोरोना वाला टाइम आया था ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी 2020 में। तब लोगों को पता चलता है यार विटामिन सी करता क्या है, ये खून को ना पतला करता है। जब खून को पतला करता है तो आपकी बॉडी में जो रक्त का संचालन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं, वो बढ़ता है, और उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी का क्या होता है, इम्यूनिटी क्यों, इस क्या क्या फायदा होता है कि जब आपके अंदर कोई वायरस जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, पहले से प्रिपेयर्ड है उससे फाइट करने के लिए। आपको फीवर, बुखार, जुकाम, खांसी नहीं होगा। फीवर, बुखार, जुकाम, खांसी क्यों होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो वायरस क्या है, बॉडी उसको फाइट कर रही है, उसको निकालना चाहती है, वो नहीं चाहती वो चीज उसके शरीर में रहे। तो आपको फीवर आ जाता है, कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ठीक है। और वो जितना देर तक रहेगा उतनी आपकी बॉडी वीक 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 होती जाएगी, इम्यूनिटी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो 2020 में लोगों को बहुत पता चली थी इसकी इंपॉर्टेंस की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के क्या क्या तरीके हैं। इस पे रिसर्च होना, इस पे दवाइयां बनना बढ़ गई थी। जब कोरोना के टाइम पे लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो किसी को दवाइयों से नहीं ठीक कर रहा था, उनको यही प्रोसेस है, धूप लो, विटामिन डी लो, ताकि आपको आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो विटामिन सी का क्या ये असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या ये एंटीऑक्सीडेंट है? हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट है। क्या ये इन्फेक्शन होने से बचाता है? देखिए, बहुत सारे विटामिन का कहीं ना कहीं रोल होता है कि वो इन्फेक्शन से ही बचाता है। इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, हजार लाखों तरह के होते हैं। तो इन्फेक्शन से सारे ही विटामिन ऑलमोस्ट आपको बचाते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, तो दोनों ही करेक्ट है आपके। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है, ये याद कर लो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, विटामिन बी होता है, वो क्या करता है, वो आपको स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, और वो आई के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे ही आप जो विटामिन जैसे बी 2 होता है, उसका रोल याद कर लो, विटामिन के का रोल याद कर लो, विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सन तो होता ही है, सूरज की किरणें तो होते ही हैं, और क्या क्या होता है। विटामिन डी चाहिए क्यों होता है, क्योंकि विटामिन डी जो सूरज से कोई विटामिन नहीं मिल रहा आपको, सूरज की वजह से आपकी बॉडी गर्म होती है, और गर्माहट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं। अभी बताया ना, रासायनिक अभिक्रिया सेल के अंदर होती है, वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा जिंदा फील करोगे। ठीक है, आगे 11th, a group of researcher found a new web species in the state of, web species क्या होती है, ततैया। ततैया की नई नई स्पीशीज, नई नई प्रजाति बहुत सारी मिली है, एक नहीं है, और बहुत स्टेट में मिली है इंडिया के। मैं सारे स्टेट्स के नाम आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। वेस्ट बंगाल में मिली है, चंडीगढ़ में मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है, और केरला में मिली है, और एक और के याद कर लो, कर्नाटका के यहाँ वेस्टर्न घाट, आंसर में तो वैसे वेस्टर्न घाट आ रहा था, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में कर्नाटका भी पड़ जाता है, तो कर्नाटका में मिली आपके। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कर्नाटका करेक्ट होता है। 2023 वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा था कि लोन देगा वो 500 मिलियन यूएसडी डॉलर का, किसको, इंडिया को देगा, क्या सपोर्ट करने के लिए, अपने नए नए हेल्थ मिशन पे काम करने के लिए। तो इसमें से कौन सा हेल्थ मिशन है जिसके लिए उसने लोन दिया था? तो सबसे पहले हेल्थ मिशन से पहले ये याद कर लो, वर्ल्ड बैंक होता क्या है। वर्ल्ड बैंक बना था आपका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, 1944 के आसपास। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? पहले तो इसका नाम ये था IBRD, वर्ल्ड बैंक के नाम से नहीं था। तो IBRD का मतलब क्या था, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या देगा, इंटरनेशनल माने सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। इंटरनेशनल लेवल रिकंस्ट्रक्शन बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसका नाम कुछ ऐसा था, अभी बाद में जाके इसका नाम वर्ल्ड बैंक रख दिया। इसके अंदर कितने देश हैं, कितने देश इसका हिस्सा बने हुए हैं? 189 कंट्री। जरूरत पड़ने पे ये लोन भी देता है, और लोन वापस करना होता है। इंडिया ने ऐसे लोन ले रखे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं PM अभीम। हाँ, तो इसके लिए लिया था लोन, तो इसका आंसर तो करेक्ट पता चल गया। फैक्ट क्या याद रखना है, वर्ल्ड बैंक कौन सा साल था, पहले क्या बोला जाता था, कितने देश इसका हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री योजना पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो योजना जितने भी आपको करंट अफेयर में दिख रहे हैं, पढ़ते रहना, नोट डाउन करते रहना। ठीक है, 2025 की खासकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना है, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए, ताकि फूड सबके पास पहुंचे, जरूरतमंद वाला। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? देखो, फूड सिक्योरिटी का जो अभी रिसेंटली फूड शॉर्टेज हमें फेस करने को मिली थी, कि अन्न की कमी हो गई थी, वो 2020 में होना स्टार्ट हुई थी। क्यों? बिकॉज एकदम कोरोना आ गया था। कोरोना के टाइम पे सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही थी, फार्मर अगर उगाएगा भी तो सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही थी दिल्ली तक, केरला तक, तमिलनाडु तक।
तो वो सप्लाई कट की वजह से लोगों ने प्राइसेस भी बहुत बढ़ा दिए थे और फूड की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर अन्न योजना निकाला गया। उस अन्न योजना में क्या बोला गया, ये बोला गया कि जब भी महामारी होगी उसके टाइम पे गरीबों को क्या दिया जाएगा, फ्री में गैस दे देंगे, ठीक है। और जो एम नरेगा है, महात्मा गांधी रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब फार्मर्स के पास काम नहीं होता, 6 महीने काम होता है एग्रीकल्चर का, 6 महीने नहीं होता खेती बाड़ी का काम, तो इन दिनों वो खाली ना बैठे, तो 100 दिन का उनको एम्प्लॉयमेंट दिया था और उनको पैसे भी दिए जाते हैं इस काम के। और जिनको नहीं मिलता उनको वैसे ही पैसे दे दिए जाते हैं। तो उसका पैसा बढ़ा के 2000 कर दिया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाया गया था कि महामारी के टाइम पे, ताकि बहुत लोग भूख के मारे मर रहे थे, भूख के मारे कंट्री में मरना, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। तो वो ना हो देश में, तो 2020 में ही लॉन्च करा गया था। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, उसका आंसर 2020 कर लीजिए। करेक्ट आंसर 2020 है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो हो गया कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का नाम क्या होता है, नवीकरण कर सकते हैं हम उसका। नवीकरण माने दोबारा बना सकती हूँ मैं, ठीक है। एक बार खत्म हो गया तो दोबारा जनरेट हो जाएगा। क्या क्या चीजें हम दोबारा बना सकते हैं अपना, अगर मैं विंड से एनर्जी बना रही हूँ, ठीक है, दोबारा एनर्जी क्रिएट कर सकती हूँ। जितनी हवाएं तेज चलेगी बनती रहेगी एनर्जी। वाटर से एनर्जी बना रही हूँ, दोबारा एनर्जी क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट, अभी आप न्यूज में पढ़ते रहते हो कि यहाँ पे लोगों ने इतनी प्लांटेशन करी तो वहां पे एक नया फॉरेस्ट बनाया, वहां पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन खत्म होगा तो इसको उगा भी सकते हैं दोबारा। एक बार मिनरल्स खत्म हो गए, कोल खत्म हो गया ना, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और आपका गोल्ड खत्म हो गया, दोबारा नहीं मिल सकता। आयरन नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। यूरेनियम नहीं मिल सकता, बहुत ही प्रेशियस है यूरेनियम, ये नहीं मिल सकता क्योंकि ये इनको बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब मिलियंस ऑफ ईयर तक तो नहीं वेट कर सकते ना, धरती में कितने बदलाव आ जाएंगे तब तक। तो इसलिए क्या है, नॉन रिन्यूएबल। तो इट इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर नवीकरण। जो बच्चों की बहुत डिमांड होती है, मैम हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। तो तुम बच्चों के लिए मैंने स्पेशली ध्यान रखा है कि हिंदी में पता होना चाहिए, मेरे को भी पता होना चाहिए कि गैर नवीकरण बोला जाता है इसे। आगे, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार। भैया जहाँ बिहार का नाम है, तो आग बंद करके अभी गया आपका छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा तो नहीं बोलोगे, ये आंसर तो कोई गलत करके नहीं आएगा, बट मैं बता देती हूँ छठ पूजा सेलिब्रेट क्यों करते हैं। छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये माना जाता है सूर्य, सूर्य को पूजा जाता है और उनकी गॉडेस को माना जाता है, कौन, छठ मैया, ठीक है, उनको पूजा जाता है। ये माना जाता है इस त्योहार में कि जल हमें जीवित रखता है, सूर्य हमें जीवित रखता है, तो हम उन्हें पूजेंगे। और महाभारत और रामायण में भी इसका बहुत बार जिक्र है कि कर्ण जैसे इंसान ने भी सूर्य की पूजा करी थी, द्रौपदी ने भी करी थी, सीता मैया ने भी करी थी। तो उनको वहां से वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जब वो करे थे तो वहां से वो फॉलो होते आ रहा है जनरेशन जनरेशन, है ना। तो छठ पूजा इसलिए सेलिब्रेट होती है। ये कहाँ कहाँ के फेस्टिवल है, गुड़ी पड़वा, ओणम, उगादी, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। 16, इंडिया का राइज टू, हाँ, भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट होता है एक स्टेट का, एक कंट्री का, कि उस कंट्री का क्या रैंक दिया जाता है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, ड्यू टू इट्स परफॉर्मेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कौन, कितना कंट्री, जितना ग्रीन हाउस का गैस का एमिशन कम होगा, जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा उतना अच्छा है। क्यों, बिकॉज ग्रीन हाउस का ज्यादा होना अच्छा नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है, बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, जैसे क्या क्या नाम है, CO2, CH4, मीथेन बोलते हैं इसे, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर N2O, निट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन। ये सब क्या करते हैं, ये सब गैसेस क्या करती है, इनको गर्माहट जब मिलती है ना तो ये हीट को ब्लॉक कर लेती है अपने अंदर। CO2 गैस चल रही होगी ना आपके घर के ऊपर, तो क्या करेगी, हीट को लॉक कर लेगी और वहां से हीट बाहर नहीं जाएगी, तो गर्माहट महसूस होगी आपको अपने घर के आसपास। तो ये जो हीट बाहर नहीं जाती तो क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है,
चीजें एसी में आग लग जाती हैं, क्योंकि उनको उनके जो अंदर एलिमेंट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, वो पिघल के तार पिघल के शॉक हो जाता है, तो एसी पिघल आग लग जाती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन अच्छा नहीं है। तो 2023 का क्वेश्चन है, तो इंडिया की रैंक क्या थी? 8वीं। 2025 की रैंक कितनी है? 10th। डाउन हो गई परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे 17th क्वेश्चन। Which festival do people fly kites to celebrate the arrival of spring and mark the end of winter season? भारत में लोग वसंत के आगमन पर सर्दियों का अंत जब होने वाला होता है तो कौन सा त्योहार मनाते हैं? 14 से 15 को क्या मनाया जाता है जनवरी में? लोहड़ी। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, और यहाँ नॉर्थ इंडियन में क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। और नाम बताओ इसके, बहुत नाम से फेमस है। तमिलनाडु में इसको क्या बोला जाता है? पोंगल। गुजरात में इसको क्या बोला जाता है? उत्तरायण। ठीक है, और पंजाब का मैंने बता दिया। असम में क्या बोला जाता है? बिहू। हिमाचल प्रदेश का आप बता दो, वेस्ट बंगाल का भी बता दो। ठीक है, और इन नाम को याद रखना क्योंकि ये आए हुए हैं क्वेश्चन कि इनका क्या क्या दूसरा नाम है और इसको किस स्टेट में क्या बोला जाता है। रीड द फॉलोइंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये ना बहुत ही जनरल अवेयरनेस टॉपिक है, तो जनरल अवेयर का वो है क्वेश्चन, इसका इसमें रट्टा मारने वाला, इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है। पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? ट्रैक रखोगे डिसीज आउटब्रेक का कि कहाँ कहाँ पे कोरोना फैल रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं फैल रहा है, उसका ट्रैक आप रखोगे। वैक्सीनेट रखोगे, अपनी कम्युनिटी को ध्यान रखोगे कि आप और आपके परिवार वैक्सीनेटेड है, तो पहली ड्यूटी बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को बताओगे कि स्मोक फ्री होना चाहिए आपका एरिया? सीट बेल्ट बनाए रख सीट बेल्ट लगा के रखना एक लॉ है और वो आपको फॉलो करना चाहिए सेफ्टी के लिए, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। बहुत ही लॉजिक बात है इसमें। आगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, जिसको क्या बोला था? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम है को के अंदर पुरानी को स्कीम थी वो इसके अंदर कवर कर ली गई, सब्जियों माने वो इसके अंदर मिला दी, मिक्स कर दी। तो ऐसे कितने थे जिनको अंदर मिला दिया गया पिछले आपके? और इसमें क्या करवाया जाता है? पिछले 5 थे जिनको मिला दिया गया, और इसमें आपको क्या करवाया जाता है कि वुमेन को स्किल देंगे, एजुकेशन देंगे, सारे रूरल लोगों को स्किल सिखाएंगे जिससे वो घर में बैठ के भी कमा सके, कुछ छोटे मोटे काम कर सके, टेक्निकल वाला काम कर सके। एजुकेशन वुमेन को दी जाएगी, जो लोग को नहीं पहुंच पा रही एजुकेशन वहां पे दी जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा, वो छोटे छोटे जो आर्ट क्राफ्ट वाले काम करते हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, अगला कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी, किसने लिखी है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? खुद ने लिखी है, जिसके ऊपर लिखी है। ठीक है, प्लेइंग इट माय वे किसी क्रिकेटर ने लिखी है, सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है। अपने 24 साल का जो क्रिकेटर का एक्सपीरियंस है वो इन्होंने यहाँ पे अपना एक्सप्लेन किया है। तो बुक्स और उनके ऑथर के नाम याद रखने हैं, जो कि फेमस बुक है उसकी पूरी लिस्ट है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। पर्सनल कुछ क्वेरी है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इंस्टा प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल पे, या कक्षा वाली विनय कक्षा वाली प्रोफाइल पे। के हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। अब तो 40K नहीं है, इट्स अराउंड 52K है। ठीक है, ये नंबर है 8882106 या फिर ये भी नंबर है, किसी पे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन होंगे, सीरियस असेसमेंट को, उनके आंसर दिए जाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रोज क्विज को सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लिए हैं बच्चों ने मैंने कक्षा प्लेटफॉर्म से, वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जिन्होंने लिए हैं उनके साथ हमने अलग से मेंटरशिप भी प्रोवाइड करा रहे हैं 1-to-1। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आप कभी पूछ सकते हो। पेपर पास में है, पेपर चल रहे हैं, सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन इज ओनली द की। अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।